तो फंडामेंटल में ना एक्चुअली हम लोग बहुत सारा चीज नहीं देखते हैं। ठीक है, 4 से 5 चीज जो काम आने लायक है ना, वो अगर हम लोग नोट डाउन कर लें कि ये चारों 5 चीज अगर हम देख ले रहे हैं तो एक अच्छा स्टॉक को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन पी रेशियो के बारे में बताया था आप लोगों को। पी रेशियो एक होता है, ठीक है। एक होता है पीबी रेशियो, क्या होता है मैं वो बता दूंगा, बस पहले मैं लिख दे रहा हूँ सारा। ठीक है, पीबी रेशियो होता है, ठीक है। फिर एक होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी 2-3 फैक्टर होता है जो कि मैं आपको अभी चार्ट पे समझा देता हूँ, ठीक है। वो चार्ट पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ मैं अगर ये बता भी दूं ना कि पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, देखो ये अगर निकालने के लिए आप जाओगे कि पी रेशियो कैसे निकलता है, तो पीबी रेशियो कैसे निकलता है, आरओई कैसे जनरेट करते हैं, तो ये क्लासेस कम से कम 3-4 क्लासेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को उसको निकालने के लिए तो नहीं सीखना है कि पी रेशियो कैसे निकलता है, क्योंकि जब हमारे पास वो दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे किसी भी कंपनी पे, मान लो एसबीआई है, ठीक है। इसका फंडामेंटल में चेक करोगे तो हमको दिख रहा है यहाँ पे पी रेशियो क्या है ना। सेक्टर पी क्या है, पीबी रेशियो क्या है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है कि कैसे निकल रहा है वो सीखने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। आपको अगर उसको फिल्टर करना है कि हम किस स्टॉक में पैसा लगाएं, ठीक है, तो आपको ये 3-4 चीज को ना आपस में कंपेयर करना पड़ता है कि ये पी रेशियो मार्केट का कैसा है, पीबी रेशियो कैसा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसा है, ये रिटर्न ऑफ इक्विटी दिखा है, और सेक्टर का पी रेशियो क्या अभी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो पहले तो हम एक सेक्टर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ऑटो सेक्टर में आते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, बजाज ऑटो, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प। तो पी रेशियो से मैंने आपको बताया था कि पी रेशियो उसको कहते हैं कि आपसे कोई कंपनी, ठीक है, पैसा ले रही है, मान लो 10 रुपया आपसे ले रही है, और वो कंपनी उससे 1 रुपया अर्न कर रही है, ठीक है। तो वो उस रेशियो को पी रेशियो कहा जाता है। इसको इस जगह पे डिनोट किया जा रहा है फंडामेंटल्स के अंदर में। अगर आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस पर जाकर के देखो कि पहले तो आप ना प्राइस एक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको उसमें देखना प्राइस एक्शन के थ्रू, ठीक है, कि क्या कंपनी अभी अपने सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे है। तो जैसे आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे कर लो, एक 1 डे पे कर लो या फिर 1 वीक पे कर लो, सॉरी 1 मंथ लग गया, 1 वीक पे कर लिया हमने जिसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना एक बॉटम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो देखो इस जगह से एक बॉटम हम ड्रॉ कर सकते हैं, अप्रॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। ये एक मार्केट का बॉटम था 2700 का, ठीक है। आप देखो 2700 के पास आया है मार्केट, बार बार यहाँ से बाउंस बैक लिया है, जब भी इस जगह को आया बाउंस बैक लिया है, एक बार ब्रेक किया, ठीक है, फिर उसको रिवर्स किया यहाँ पर, तो हम उसको मान सकते हैं 2700 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। तो पहला तो मेरा फंडामेंटल में ना, हम आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो प्राइस एक्शन को, कि पहले हम चार्ट पे देख लिए कि हाँ कंपनी कहाँ पे भी चल रहा है, इसका ये सपोर्ट हो गया बड़े टाइम फ्रेम का, और अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाए तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। 3200 के रेजिस्टेंस हो गया। तो पहला तो मेरे दिमाग में ये आएगा ना कि हम इस 2700 के प्रीमियम के आसपास हम स्टॉक को बाय करेंगे, ठीक है। अगर हमको बहुत ज्यादा फंडामेंटल का नहीं नॉलेज है, चार्ट पैटर्न का नॉलेज है, तो ये एक पहला इमेज मेरे दिमाग में बनना चाहिए चार्ट को देख करके, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल चार्ट खोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो बजाज ऑटो में आते हैं, ठीक है। तो बजाज ऑटो में 1 वीक पे आए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा था कि एक ये बॉटम, ठीक है, एक ये बेस अच्छा दिख रहा था कि इस जगह पे आके मार्केट शायद बाउंस बैक ले सकता था, बट वहां बाउंस बैक ना लेकर के ब्रेक कर गया। फिर आप देखो यहाँ पे एक हिडन शोल्डर, इनवर्स हिडन शोल्डर का पैटर्न है, तो आप इसको बोल सकते हो कि एक ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से हो सकता है कि ऊपर निकलेगा। तो फिर से हम लोग आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, अब ये 1 वीक है ना, हम इसको 1 डे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि मार्केट यहाँ 2700 पे जब आया, जब यहाँ से रिवर्स होना शुरू किया, तो कितना अच्छा रैली आया यहाँ पे, है ना। अब तो ये तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि फंडामेंटल में हम लोग को क्या क्या देखना है। सबसे पहला चीज आपको, अगर मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा किस सेक्टर का है, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर का है। तो हम फंडामेंट पी रेशियो जो है, ठीक है, ये पी दूसरे इसके कंपटीटर का पी से मैच करेंगे, ठीक है। अगर ये मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा या बजाज ऑटो, मारुति जो भी है, वो एक फेयर पी रेशियो बैलेंस करके चल रही है मार्केट में, जैसे इसका 30 है, ठीक है। अब हम एक बार मारुति का चेक करते हैं, ठीक। मारुति का कितना है, मारुति का 31 है ना। तो अप्रॉक्स उसी के आसपास में है, ठीक है। उसके बाद हुंडई का चेक करते हैं, मैंने उस दिन भी हुंडई का चेक करके बताया था, ये 34 के आसपास में है। तो लगभग 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करके सब लोग सही है, मतलब इसी आसपास में चल रहा है। तो अगर मान लो ऐसा कोई कंपनी आपको मिलता है जिसका पी रेशियो कम है अभी इस टाइम पीरियड पे, जैसे देख लो आप टाटा मोटर्स में आकर के, ठीक है। टाटा मोटर्स देखो, ये भी तो ऑटोमोटिव कंपनी की ही है, ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव का, बट इसका पी रेशियो 11 का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका पी रेशियो अपने सेक्टर, देखो यहाँ पे सेक्टर है ना, पी सेक्टर 30 का पी रेशियो है, मतलब इस सेक्टर में जितने स्टॉक्स आपके लिस्टेड हैं एनएससी या बीएससी में,
उनका एक एवरेज निकाल के यहाँ पे 30 दे दिया जाता है। 30, 32, 34 ऐसा ही होगा सारे का। आप देखो बजाज ऑटो का भी हम सेक्टर निकाल के देखते हैं, सेक्टर पी, ये 19 का है, ठीक है, ये थोड़ा कम है इसमें, क्योंकि बजाज सिर्फ फोर व्हीलर, टू व्हीलर, स्कूटी और थ्री व्हीलर सारे चीज में है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा वेरिएशन भी रहता है। सेम हीरो मोटोकॉर्प भी वैसा ही, टू व्हीलर थ्री व्हीलर सारे में है। हुंडई में आप चेक कर लो, हुंडई में 30 के आसपास होगा। हाँ देखो 34 है यहाँ पे, क्योंकि फोर व्हीलर में ज्यादा ये डील करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप देख लो, इसमें भी 34 के आसपास डील करती है। तो आपको ये कंपेयर करना है कि पी रेशियो जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके कंपटीटर का पी रेशियो उसके आसपास है या नहीं है। अगर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट उसको, उसमें आप एक चांस ले सकते हो, ठीक है, कि हम उस पर इन्वेस्ट कर दें, लेकिन सिर्फ पी रेशियो देख करके नहीं, उसके साथ में हम और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो ना कि एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक होटल है, ठीक है। आप ये दो होटल में इन्वेस्ट करते हो पैसा, ठीक है। इस होटल में आपने इन्वेस्ट किया 30 लाख, ठीक है, और इस पे आपने इन्वेस्ट किया 25 लाख, 25 लाख। अब आप मान लो ना कि ये जो 30 लाख वाला इन्वेस्टमेंट है, जो होटल है, इससे आपको मंथली रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 25K का हो रहा है, ठीक है। और आप मान लो कि इससे अगर जनरेट कर रहे हो तो ये आपको 15K का हो रहा है, ठीक। तो आप में से कोई एक, या जिनको भी लगे, आप अनम्यूट करके ये बतलाओ कि आप किस होटल में इन्वेस्ट करने का चांस लोगे, कि किस कंपनी में मेरे को ज्यादा या होटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हो। अमित जी आप बताओ किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या किस होटल में इन्वेस्ट करोगे, आपको अगर अपना पैसा लगाना है वहां पे तो। अमित अपना माइक अनम्यूट करो आप। नरेंद्र कुमार आप अनम्यूट करके बतलाओ एक बार। अगर एक, जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप बताओ, इसमें आप से एक जगह फी 30 रेशियो लाख, देखेंगे। नहीं वो पी रेशियो आप सर भूल फी जाओगे, ठीक रेशियो है। देखेंगे। आप ये देखो पहले कि आपके पास 50 लाख रुपया है मान लो, ठीक है। आपको मैंने बोला आपको कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा, आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो 30 लाख रुपया, और आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है 25 हजार का, ठीक है। और एक जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो 25 लाख रुपया, वहां रिटर्न जनरेट हो रहा है 15 हजार का। तो आप किस जगह पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, 25 लाख वाले होटल में या फिर 30 लाख वाले होटल में। सर 30 लाख वाला में सही होगा सर। हाँ 30 लाख वाले में सर ज्यादा बेटर 25 होगा, वाले में क्योंकि नहीं, आप 25 किन्होंने बोला। सर मैंने बोला। सर, हाँ हाँ। तो आप एक चीज यहाँ पे सर नोट करो, ठीक है। बोलो। सर जैसे उसमें 25,000 लगा के 15 मिल रहा है, उसमें 30 लगा के 25 मिल रहे हैं, तो मतलब ये 25 हम्म वाला मतलब कम लगा के ज्यादा नहीं, उसमें मुकाबले थोड़ा सा हो रहा है परसेंटेज वाइज थोड़ा सा। हम्म। तो मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे देखो कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपका 5 लाख का ही डिफरेंस है, ठीक है। बट आपका जो रिटर्न जनरेट हो रहा है उसमें 10 हजार का डिफरेंस आपको लग रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट के बजाय आपका रिटर्न 10% बढ़ जा रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना। तो उसी तरीके का चीज आपका इसमें भी होता है, ठीक है, पी रेशियो में, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर उसका पी रेशियो आपको कम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अभी ग्रो कर जाएगी बहुत फास्ट, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा फंडामेंटल जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कि वो कंपनी अभी परफॉर्म कैसा कर रही है, उसका न्यूज कैसा आ रहा है, इवेंट में क्या उसका कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है, या फिर उस कंपनी में कुछ ऐसा न्यूज चल रहा है जो कि निगेटिव चल रहा है मार्केट में। आप अगर नोटिस करोगे तो एक टाइम पीरियड था 2000, एक सेकेंड, हाँ 2025 या 24 के आसपास में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों एक साथ ग्रो कर रहे थे, ठीक है। आप देख लो इस जगह पे, सेकेंड, आप देखो इस जगह पे हम 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ किए, 700 के आसपास में था। अप्रैल में ये आ गया 1000 के आसपास में, ठीक है। हम 2024 का अप्रैल देखते हैं, इसका भी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी, ठीक है। तो आप देखो, आप अगर ये नोट डाउन करोगे तो 2024 से महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी रिटर्न जनरेट होना स्टार्ट हुआ था, मतलब ये ग्रो करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और टाटा मोटर्स भी साथ में ग्रो करना स्टार्ट किया था, देखो 2024 में ये भी ग्रो करना स्टार्ट किया था और अच्छा खासा ऊपर गया था। बट आप देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी कंसोलिडेशन करके दोबारा ऊपर जा रहा है, बट टाटा मोटर्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया या फिर न्यूज भी खराब आया उसके ऊपर से, उसका मैनेजमेंट भी वीक हो गया था, तो इस वजह से मार्केट कोलैप्स कर गया, ठीक है। तो आपको दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा पी रेशियो के साथ। अगर पी रेशियो उस सेक्टर में
सबका आपस में मिलता जुलता है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का, मारुति का, हुंडई का, सारे का आसपास में मिल रहा था, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कम मिल जा रहा है तो फिर आपको चेक करना है कि क्या उसमें और भी कुछ ऐसा फाइनेंशियल हुआ था जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ हो। ठीक है, तो आप आकर के रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया था फंडामेंटल में आईपीओ के टाइम पे रेवेन्यू फाइनेंशियल में आकर चेक करना। देखो एसेट तो ग्रो हो रहे हैं टाटा के, ठीक है, बट वो उस लेवल से ग्रो नहीं हो रहे हैं, मैं अभी महिंद्रा महिंद्रा का भी दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो पैट, जो हम लोग डेट बोलते हैं, ठीक है, आप देखो डेट यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख का था, यहाँ 99 का हुआ, यहाँ 62 का हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट चेक करो आप, यहाँ पे 2000 का था प्रॉफिट, 2000 करोड़ का, यहाँ 3100 करोड़ का, यहाँ 2700 करोड़ का, तो यहाँ प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया पिछला 24 से 25 में। तो जैसे ही प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गया 24 से 25 में, अभी तक डाउन ही चल रहा है इसका। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट का भी रिपोर्ट बहुत खराब आ रहा था। तो ये सब चीज को कंपेयर करके आप उस स्टॉक को फिल्टर करोगे। अब जिस तरीके से टाटा मोटर्स एक अच्छे बॉटम पे है, ठीक है, 600 का इस आसपास का बॉटम था, ये बॉटम पे है, तो अगर आप लोग में से कोई भी लोग ये चाहते हो कि हाँ हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये तो पता है कि टाटा मोटर्स कंपनी ऐसी है कि इसके एसेट्स बहुत ज्यादा है। मतलब इनका अगर एसेट कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो आप देखो 3,45,000 करोड़ का था 2023 में, 2024 में 4,34,00,000 का हुआ, 2025 में 4,39,00,000 का। अभी ग्रो नहीं हुआ है बट फिर भी बहुत ज्यादा इसका एसेट का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने एसेट, जो उनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, जहाँ पे उनका मशीनरीज लगा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा हेवली इन्वेस्टेड है। ठीक है, ये कंपनी इतनी जल्दी बंद तो होने वाली है नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पीरियड में ये कंपनी ग्रोथ करने का चांसेस दिखा रही है। बट आपको अगर शॉर्ट टर्म ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तब फिर आपको ऐसे महिंद्रा एंड महिंद्रा या मारुति, ठीक है, हुंडई मोटर्स, ऐसे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका पी रेशियो आपस में सबका बराबर चल रहा है। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है। और साथ में आपको पीबी रेशियो देखना पड़ेगा। ठीक है, पीबी रेशियो आप देखो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये देखो पीबी रेशियो। एक्चुअल में पीबी रेशियो क्या होता है ना, इसको फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एसेट कितना है कंपनी के पास। ठीक है, हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का एसेट चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रेवेन्यू हो गया। ठीक है, एसेट यहाँ पे, एक सेकंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, हम्म, हम लोग रेवेन्यू में, फाइनेंशियल में आए, इनका रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, 1,21,000 करोड़, फिर 1,38,000 करोड़, 1,51,000 करोड़। ठीक है, अब आप देखो कि इसका प्रॉफिट 2024 और 2025 में 1,000 करोड़ से ऊपर का इनमें डिफरेंस है। ठीक है, 2025 में ऑब्वियसली ये जब प्रॉफिटेबल है, तो इसी वजह से ये मार्केट ना गिर करके एक कंसोलिडेशन आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, और फिर अपने बॉटम से ये दोबारा रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं पीबी रेशियो के बारे में बता रहा था। पीबी रेशियो एक्चुअल में मार्केट में ये दर्शाता है कि जो कंपनी है, ठीक है, उनके पास जो टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, उनमें से अगर हम उनका डेट निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू बचता है, डेट मतलब जो कर्ज, मान लीजिए ना कि आप, अभी जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था कि आप, एक कंपनी है, ठीक है, उसका वैल्यू है 10 करोड़ का, 10 CR का। ठीक है, अब उसके बाद वो कंपनी क्या की है ना, 2 CR का इस पे लोन ले रखी है। ठीक है, तो जो 8 CR आएगा ना डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, ये हो जाएगा बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू हो जाएगा कंपनी का, ये जो 8 CR आएगा। ठीक है, अब ये जब बुक वैल्यू को हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, जब हम इनको बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, ऑफ शेयर, ये हमारा पीवी रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, मतलब मार्केट में जितना भी उनका एसेट है, उसमें से उनका डेट को अगर हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो ये 8 करोड़ का उनका बुक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब पीवी वैल्यू मान लो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके, जैसे मैंने बताया अभी 8 करोड़ था इनका, 8 करोड़ हो गया इनका बुक वैल्यू। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ शेयर था इनके पास 8 लाख। ठीक है, 8 लाख था, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपया इनका, 100 के हिसाब से, जैसे 8 CR था ना, 8 CR को हम डिवाइड दे देंगे, मान लो कि 80 लाख कर देते हैं, 80 लाख शेयर हो गया इनके पास। ठीक है, तो 10 का इनका पीवी आ जाएगा, मतलब 10 पीवी हो गया। मतलब ये कंपनी अपने हर शेयर के मुकाबले, ठीक है, 10 गुना ज्यादा बुक वैल्यू रखी हुई है, उनके पास एसेट्स अभी भी 10 गुना ज्यादा हैं, और मार्केट उनको 10 गुना ज्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार है अभी। ठीक है, तो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का PB 5 है, ठीक है, तो मार्केट में अगर इनका बुक वैल्यू 1 करोड़ का होगा ना, तो 5 करोड़ और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोग इस पे फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीवी रेशियो दिखलाता है कि मार्केट का जो उनके पास बुक वैल्यू है ना, ठीक है, उससे कितना ज्यादा गुना, यहाँ पर देखो,
5 टाइम्स, मतलब जो प्राइस है 5 गुना ज्यादा लोग देने के लिए तैयार हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये कंपनी आज के डेट में 3,000 रुपए है, ठीक है, ठीक 3,000 रुपए है, तो एक्चुअल में आप इसका जब बुक वैल्यू देखोगे, बुक वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 600 के आसपास इसका बुक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बट मार्केट इनके एसेट्स को देख करके, इनका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो को देख करके इसको 5 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जो पीवी रेशियो होता है ना, वो दो तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, आप अगर वैसे कंपनीज में देखोगे जिसमें बहुत ज्यादा हेवी मशीनरीज लगा हुआ है, इंडस्ट्री लगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें पीवी रेशियो बहुत कम आता है। बट जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का है, कंसल्टेंसी का है, वहां पे पीवी वैल्यू ज्यादा आती है। जैसे जैसे कि आप ये देखो आईओसी में, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसमें मशीनरी का बहुत ज्यादा वर्क है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही वर्क है। तो आप इसमें देखोगे कि हमेशा पीवी रेशियो ना आपको कम दिखेगा, 1 के आसपास दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, एसेट्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो कंपनी के पास जो मशीनरी होते हैं, वो टाइम के साथ ना उनका वैल्यू कम होते जाता है। जैसे मान लो आपके पास कार है, आप नया कार आज लिए हो, उसको 5 साल के बाद जब आप बेचोगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूज हो चुका है। तो उसी तरीके से उस आईओसी वाले कंपनी में जो भी मशीनरी लगी हुई है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हेवी मशीनरीज हैं, और वो टाइम के साथ ना डिप्रिसिएट होता है, मतलब कम होते जाता है उनका वैल्यू। तो इस वजह से जो इस टाइप की कंपनी होंगे ना, जैसे मैंने आपको सेक्टर वाइज बताया, सेक्टर में चाहिए, तो जितने भी हेवी मशीनरीज वाले सेक्टर होंगे उनका पीवी रेशियो कम आएगा। तो आप ये मत सोचना जिसका पीवी रेशियो 5 और 6 है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे और 1 वाले में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको उसके सेक्टर के हिसाब से कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे देखो, इसका पीवी रेशियो 1.6 है, ठीक है, उसी तरह से आप बीपीसीएल का आके चेक कर लो, ठीक है, सेम ये भी ऑयल कंपनी है, इसका 1.69 है। तो इन लोगों का सारे का ना 1.69, 1.7, 1.8 ऐसा ही पीवी रेशियो दिखेगा। ठीक है, आप इसमें, ठीक है, आप आकर के इसमें हमेशा लो पीवी दिखेगा आपको। तो आप ये मत करना कि इसमें लो पीवी दिख रहा है तो हम इसमें इन्वेस्ट ना करके चले जाते हैं हाई पीवी वाले में इन्वेस्ट करने। ठीक है, आपको कंपैरिजन उसी सेक्टर वाले स्टॉक्स में करना है। अगर इनका पी रेशियो अच्छा आ रहा है, ठीक है, जैसे बीपीसीएल का पी रेशियो कितना है, 7.92 है, सेक्टर का 8 है, तो देखो आप हल्का सा अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। अगर सेक्टर का 8 है और इनका पी है 7 है, ठीक है, तो ये 0.2%, 0.3% से हल्का सा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो हम चांसेस ले सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, बट आप एकदम प्रिपेयर्ड रहा करो, जिसका पीबी रेशियो ऐसे कम आता है, ठीक है, उन लोग में ना बहुत धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। ठीक है, अगर मार्केट 250 रुपया पे है तो धीरे धीरे करके ही चलेगी। जैसे आईओसी को देख लो आप, ठीक है, बहुत दिन से यहाँ 120-125 पे है, बहुत चलती है तो 40, 45, 50 तक जा रही है, फिर नीचे आ जा रही है। तो इन लोग में एसेट इतना ज्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं, उनका वैल्यू इतना ज्यादा है कि इनका पीबी रेशियो, बुक टू प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमेशा कम ही आएगा। और आप इसी, अब देखो हम आते हैं सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर में, ठीक है, टीसीएस में आते हैं, एलटीआईएम में आते हैं, तो इनमें देखो इनका फंडामेंटल हम चेक करेंगे। ठीक है, इनका फंडामेंटल हम चेक करेंगे, तो इसमें देखो पीवी रेशियो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, आपके ब्रांड के हिसाब से लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है, टीसीएस एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, आईटी सॉल्यूशन है, कंसल्टेंसी देती है। ठीक है, तो इनका एक ब्रांड है इस सेक्टर में। ठीक है, और इनके जो स्टाफ होंगे, जो इसमें इंजीनियर्स होंगे, उनका भी वैल्यू ऐड हो जाता है बुक वैल्यू में। ठीक है, तो इस वजह से इनका बुक वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो आपको 3 चीज देखना है। ठीक है, और एक और चीज, आरओई, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस कंपनी का आरओई ज्यादा रहेगा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सिंपल फंडा है। ठीक है, पहला चीज आपको देखना है पी रेशियो, उसी सेक्टर का और कंपनी से आपको मैच करना है। अगर किसी का कम आ रहा है, ठीक है, और सेक्टर पी से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि क्या उस कंपनी में कुछ न्यूज तो खराब नहीं आया है, क्या उनका प्रॉफिट तो कम नहीं हो गया है। ठीक है, और तीसरा चीज कि मैनेजमेंट कहीं उसका बिगड़ा हुआ तो नहीं है। अगर ये 3 चीज सही रहेगा कि उनका प्रॉफिट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, न्यूज भी सही आया है, और उनका पी रेशियो अगर यहाँ पे 16 है, ये 14 रहता, तो आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद आपको रिटर्न टू इक्विटी भी वो दे रही है इतना ज्यादा, तो ये 4 चीज आप देख करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेक्टर वाइज मैंने बता दिया कि आपको कंपैरिजन करना है पी रेशियो का, पीबी रेशियो का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, और साथ में आपको ये भी देखना है कि उनका मैनेजमेंट। आपको देखो, आपको ना इवेंट दिख जाएगा। ठीक है, आप जब किसी कंपनी में जाओगे, उनका जब रिजल्ट या फिर कुछ चलते रहता है ना, तो वो इवेंट दिख जाता है। अब देखो इसमें कहीं इवेंट दिख रहा हो तो, हाँ देखो, जैसे ये एएसएम टेक में आपको इवेंट दिख रहा है। ठीक है, हम उसका फंडामेंटल में जाते हैं, चेक करते हैं क्या इवेंट चल रहा है, इवेंट में हम ठीक है, तो ये डिविडेंड दिया है 22 22 तारीख को, 22 अगस्त को
1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, ये कॉर्पोरेट एक्शन है, ठीक है। उसी तरह से न्यूज में हम आकर देखते हैं तो न्यूज में अभी नियरली कोई वैसा नहीं आया है। ये डिविडेंड दे रहा है मार्केट, ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि कंपनी पॉजिटिव चल रहा होगा, ठीक है, इनका रिजल्ट अच्छा होगा, इसी वजह से कंपनी डिविडेंड अलॉट करती है, ठीक है। इनका फाइनेंशियल भी हम चेक करते हैं एक बार क्या है, ठीक है, रेवेन्यू कांस्टेंट है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। तो आपको पहला चीज देखना है कि जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उनका पी रेशियो बाकी कंपनी के पी रेशियो से कैसा है, अगर मैच करता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टेक्म काफी ज्यादा पी रेशियो हाई चल रहा है इसका, सेक्टर का 16 है बट इनका पी रेशियो 32 चल रहा है, ठीक है। पीबी रेशियो अप्रॉक्स सही है, 5 के आसपास में था। तो आप देखो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही होगी टेक्म में कुछ महीने से, देखो आई है ना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे। तो वो चीज दिखता है मार्केट में, अगर पी रेशियो आपका मार्केट से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना है, अगर अंडर वैल्यूड है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप लोग को कोई डाउट है तो आप पूछो, इसके अलावा फंडामेंटल में अगर मैं चले जाऊँ आपको बैलेंस शीट बताने के लिए कि हाँ बैलेंस शीट कैसे मैच करना है, तो वो सब बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो सब चीज काम भी नहीं आएगा। आप इतना सही आप अपना स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो पी रेशियो, पीवी रेशियो और आरओई देख करके। और जो मैंने बताया प्राइस एक्शन आप एक फॉलो कर लेना, प्राइस एक्शन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो टिक्के में, ठीक है, मैं फंडामेंटल में गया, मैंने यहाँ पे रिटर्न देखा, ठीक है, रिटर्न एक साल में इनका 7% से कम का रिटर्न, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो टीसीएस है, ठीक है, इसका फंडामेंटल चेक करो, इनका रिटर्न पिछला ईयर से मुकाबले काफी देखो 32% कम है। तो आप देखो कोई कंपनी 7% कम आई है और टीसीएस जैसे कंपनी 32% का ईयरली इसका लॉस चल रहा है, मतलब 32% रिटर्न कम दिए, नहीं दिए रिटर्न, ये 32% माइनस में होगा जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया होगा एक साल में। तो अब ये आपका हाई टाइम है, ठीक है, कि आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करो। टीसीएस में अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि कंपनी ने 32% का करेक्शन दिया है अपने हाई प्राइस से एक साल में, है ना। अब आप 32% का करेक्शन के बाद एक कंपनी है जो 7% का करेक्शन दी है, ठीक है, एक कंपनी है जो 32% का करेक्शन दी है। आप लोग माइक नोट कर लो अपना, किसी का माइक नहीं है। तो आप खुद बताओ किसमें रिटर्न ज्यादा जनरेट होने का चांसेस है, टीसीएस में या टेक्म में। एक कंपनी 7% से करेक्शन की है, एक कंपनी है जो 32% से करेक्शन की है। ऑब्वियसली रीजन ये भी है कि टीसीएस में थोड़ा मैनेजमेंट भी अभी खराब चल रहा था, रिजल्ट भी खराब आया था। बट फिर भी आप ये सोच के चलो कि अगर आपको एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है या पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप किस कंपनी में करोगे, जिसमें 32% का करेक्शन है या फिर जिसमें 7% का। आप बताओ, कोई भी अनम्यूट करके बताओ आप में से। गिरिराज जी आप बताओ किसमें इन्वेस्ट करोगे, टेक्म में या फिर टीसीएस में। गिरिराज जी आप अनम्यूट करो अपना माइक। चित्रा जी आप अनम्यूट करो अपना माइक। टीसीएस में सर। त्रिवेणी आप अनम्यूट करो अपना माइक, आप तो लग रहा है पुराने स्टूडेंट ही हो ना। हेलो। हेलो, आप बताओ आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, टेक्म में करोगे या टीसीएस में इन्वेस्ट करोगे। टीसीएस सर। क्या रीजन होगा इसका। अ, इसमें इसका वैल्यू थोड़ा सा ये लग रहा है कि नहीं, आपको इस मैंने बताया ना कि पहला चीज तो आपको पी ये सब चीज चेक करना है, बट सबसे पहला चीज ना आपको एज अ प्राइस एक्शन भी शो करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक आपको बॉटम पे दिख रहा है, ठीक है, जैसे टीसीएस है, ये आपको बॉटम पे दिख रहा होगा, है ना, ये इसका अच्छा बॉटम है इस जगह पे। तो पहला तो मेरा सेक्टर यहीं पे फिल्टर हो गया कि इसका बहुत अच्छा बॉटम है। दूसरा चीज मैं ये चेक करूंगा कि एक साल में कितना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, ठीक है। तो इसमें रिटर्न कुछ हुआ ही नहीं है, 32% का करेक्शन आया है मार्केट में। रीजन जो भी हो, अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, मैनेजमेंट अगर खराब है, उसका रिजल्ट इस साल खराब आया है, तो मैनेजमेंट उसको कोशिश करेगी कि अगले साल इसका रिटर्न बेटर जनरेट करें। तो अगर इसको इस बॉटम से हम लोग बाय करके रखते हैं, 1 साल 2 साल का व्यू बना करके थोड़ा लॉन्ग टर्म का, तो ऑब्वियसली कि कंपनी 32% रिकवर करे ना करे, 15% का रिटर्न तो जनरेट करेगी, 50% तो हम अप्रॉक्स मान सकते हैं। फिर भी ये टेकम से बेटर रहेगा, क्योंकि टेकम मैंने 7% का रिटर्न दे रहा है और टीसीएस अगर 15% का या 10% का रिटर्न देता है तो इससे फार बेटर होगा। और उसके बाद आपको आरओई चेक कर लेना है, पीबी रेशियो चेक कर लेना है, पी रेशियो चेक कर लेना है। सर एक इस क्वेश्चन था लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो सॉरी त्रिवेणी, मैं हाँ हाँ एक बार हाँ, पूछ रही आप थी। पूछो पूछो, कोई नहीं। लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो मैंने ये सोच के आपको टीसीएस बताया था, बट हम्म, मेरा ये कहना है कि अगर शॉर्ट टर्म के पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर क्या टीसीएस में जाना चाहिए? अगर टीसीएस में, प्राइस एक्शन देखेंगे हाँ तो जा सकते हैं।
एकदम जा सकते हैं, बट आपको साथ में वो देखना पड़ेगा कि जैसे अभी इसका न्यूज आया था मार्केट में काफी ज्यादा इसका मैनेजमेंट खराब चल रहा है, तो इस वजह से मार्केट फॉल कर रहा है। बट अगर उसमें कोई खराब न्यूज नहीं आया रहेगा, ठीक है, तब आप उसमें एज अ प्राइस एक्शन या फिर रिटर्न देख करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर टीसीएस का ये म्हणते न्यूज हैं अगर कि न्यूज खराब के नहीं। प्रोस्पेक्ट से भी एक बार देख लें। और हाँ ये एक्सेप्शन केस में ही हो सकता है कि कोई अगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम या कुछ बैड न्यूज या कुछ हाँ, और हो रही हो, तो जनरली तो नहीं होगा इसमें ऐसा। नहीं होगा। हाँ, अगर वो सारा तीनों चारों फैक्टर आप मैच करके, रिटर्न देख करके, मार्केट का करेक्शन देख करके, हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी 3 4 5 महीने 6 महीने के लिए कंसोलिडेशन में चली जाए। बट आप ये कंफर्म रखो कि वो कुछ साल भर में अगर रिटर्न आपको दे रही है, तो बाकी जितने भी सेक्टर पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो उससे बेटर ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको जनरेट करके देगी ये। सर ऐसा एक हुआ था मेरे साथ नेटवेब में। तो उसमें भी आपको यही चीज देखने को मिला होगा, प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको कुछ वो कंपनियां बाकी, यस यस, बाकी स्टॉक के बाद मैंने उसको बाई किया था और वो 6 महीने कंसोलिडेशन में रहा। बट वो सबसे पहले रिटर्न दिया। बाकी अभी भी वैसे ही है माइनस में। तो देखो आप इसका चार्ट देखो फिर, ठीक है, 3000 से मार्केट फॉल आया, कुछ भी न्यूज हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, ठीक है। तो 2500 पे लिया था, फिर वो एवरेज करके ले आई मैं इसको 2100 पे, फिर यहाँ से मैंने प्रॉफिट बुक किया तो वो जब ये वापस उठा। मार्च से लेके आप देखो ये सितंबर के अगस्त तक कंसोलिडेशन पे है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक अच्छे बॉटम के बाद इसने हमने रिवर्सल लिया है। तो फंडामेंटल का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लो, यहाँ पे एक अच्छा बॉटम, यहाँ पर भी आपको मार्केट से तो रिटर्न करना जनरेट किया था, तो इसके आसपास आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे पैसा। नहीं, अच्छा स्टॉक है, आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो, कुछ कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर ही गया है। ये मतलब जब से अभी नया ही स्टॉक है, ज्यादा पुराना नहीं है, बढ़ा ही है, अभी कम नहीं हाँ, हुआ तो था। बस आप ये चीज देख लिया करो कि मार्केट करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे इस जगह पे मार्केट अच्छा करेक्ट हुआ था, तो करेक्ट होने के बाद ना कुछ टाइम तो मार्केट बिताएगा उस जगह पे अपने बॉटम पे, ठीक है। अगर वो बॉटम पे टाइम बिता लेता है, ठीक है, मार्केट का जैसे मैंने आपको बताया कि पीई रेशियो, पीबी रेशियो सारा चीज करेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसके बाद आप इसमें अच्छे बॉटम पे इन्वेस्ट करो ना, शॉर्ट टर्म में भी आपको तो एंट्री कब बनानी चाहिए? जैसे जब कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया, आया नीचे बॉटम पे, बना लेना चाहिए एंट्री, या फिर देख ले कुछ दिन तक कि अभी यहीं पर है, उसके बाद एंट्री बनानी चाहिए? नहीं, आप देख लो चारों चीज जो मैंने जैसे आपको बताया ना कि पी रेशियो क्या है सेक्टर का, जैसे कि यहाँ पे हम्म। पी रेशियो 1:1 का दिखा रहा है, ठीक है। ये अपने सेक्टर से ना 5 टाइम्स ग्रोथ पे दिखा रहा है, ठीक है। पीबी हम्म। रेशियो भी इसका 24 है, मतलब जो लोग हैं इसको 24 टाइम्स ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तैयार है, यस। हाँ, तो कहीं ना कहीं फेथ ज्यादा है इस कंपनी में, रिटर्न भी 21% का ही जनरेट कर रहा है इक्विटी पे, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छा बॉटम देख करके। हम्म। तो ये 3 4 चीज और देख करके। प्रीवियस में भी तो हाँ जाके सर चार्ट पैटर्न दे सकते हैं ना, जैसे इसमें कंसिस्टेंसी में ग्रोथ हुई है जब से ये मतलब आईपीओ इसका आया था उसके बाद से। हाँ हाँ, वो आप देख, तो बस वही हो गया ना, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो ऐसा ऐसा स्टॉक। शॉर्ट टर्म में बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बॉटम को अच्छे से टेस्ट किया है कि नहीं, और कुछ गलत न्यूज तो उसमें नहीं आया है, उसके बाद ये मार्केट रेस कर ही जाएगा। ओके ओके। ओके सर। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्लासेस ऐसे भी खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। सर हाँ हमारा क्वेश्चन है कि जो सर आप वीडियो डालते हैं व्हाट्सएप पे, वो सर देख नहीं पाते तो कैसे खुलेगा? देख नहीं पाते हैं कि वीडियो प्ले नहीं हो रहा है उसमें। वो कुछ और दिखाता है सर, ऐसे नॉर्मल नहीं खुलता है, पता नहीं क्या वो होता है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा तीनों चारों क्लासेस का वीडियो। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, आरओई और आरओसी में क्या फर्क है सर? देखो बहुत